हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एनडीए और सीडीएसई के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा गया है कि एक लड़का 4 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 3 मीटर की ऊंचाई के एक खंभे पर चढ़ जाता है, तो लड़के का विस्थापन क्या होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। 4 मीटर पूर्व की ओर चलता है और 3 मीटर ऊपर चलता है। तो अगर हम इस ब्लू लाइन को देखें जो डॉटेड मैंने यहाँ बनाई है, तो ये इसका विस्थापन होगा और इसको आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9, 16 9 हुआ 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 मीटर आपका आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। पहला सवाल बनाने के बाद अब दूसरा सवाल भी उसी कंसेप्ट पर है। बोला गया है कि एक लड़की पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर 8 मीटर की यात्रा करती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो हमने फिर से डायग्राम बनाया है। 6 मीटर चलती है पूर्व की ओर और 8 मीटर चलती है उत्तर की ओर। तो ये रेड वाली जो लाइन है डॉटेड डॉटेड मिला दीजिए, तो यानी कि 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो कुल मिला के आप ये डॉटेड लाइन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, d इज इक्वल टू 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0 द डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए, अगर कोई वस्तु है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है, तो ये तभी संभव है जब वस्तु क्या होगी, विराम अवस्था में होगी, यानी कि रेस्ट में होगी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट भी उस समय 0 होगा, यानी कि विस्थापन 0 होगा। तो आंसर आएगा मस्ट बी 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सवाल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक h ऊंचाई से एक गेंद को गिरा दिया जाता है और वो t समय पर पहुंचती है। तो आपको बताना है कि t/2 समय पर वो जमीन से कितनी ऊपर होगी। तो प्यारे बच्चों, पहले ड्राइंग से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको ये कहा गया है कि एक बॉल को नीचे फेंका जाता है, यहाँ फेंका जाता है, और वो t समय के बाद जमीन पर टकरा जाती है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो हाइट है इसकी, जितनी इसने हाइट कवर किया है, वो कैपिटल H इसका हाइट है। तो यहाँ हम इक्वेशन यूज करेंगे, कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ GT²। बिल्कुल ठीक है। अब उसने कहा है कि t/2 टाइम पर वो कहाँ होगा। मान लेते हैं कि t/2 टाइम पर वो यहाँ होगा और वो कितना नीचे आया है, मान लो वो x हाइट नीचे आया है। तो वापस से हम इक्वेशन मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सेकंड वाली। तो x इज इक्वल टू वापस से ut 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ g और t/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी h/4। लेकिन उसने पूछा है कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सिंबल चेंज कर लेते हैं। ये जो कैपिटल H जो हमने लिया है उसको क्वेश्चन में स्मॉल h कहा गया है और h डैश आपको निकालना है। सो h डैश हो जाएगा आपका h-x। ठीक है, तो ये हो जाएगा h-h/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 3h/4। सो 3h/4 देखिए, ये रहा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना शुरू करता है तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 होगा। एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो उसका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, त्वरण जो आपको दिया गया है, वो कितना आपको दिया गया है, वो दिया गया है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड। देखिए, 2 सेकंड में चली गई दूरी और दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, दोनों का अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। तो याद रखेंगे nवें सेकंड में चली दूरी, याद रखेंगे इसको, nवें सेकंड में चली दूरी। ठीक है, तो nवें सेकंड में चली दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस इन nth सेकंड। इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस इन nth सेकंड। तो डिस्टेंस इन nth सेकंड का फॉर्मूला याद करिएगा, तो ये होता है आपका SN इज इक्वल टू U प्लस 1/2 A और ब्रैकेट 2n-1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि रेस्ट से चलता है तो 0 हो जाएगा और बोला है कि दूसरे सेकंड में कितना चलता है, तो n की जगह पे 2 डाल दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 1। तो कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा आपका 3/2 टाइम्स ऑफ A। तो आंसर देखिए, आंसर आपका D मैच कर रहा है, D इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। बोला है
द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज, किसी पार्टिकल की पोजीशन है वो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी टू द पावर 3 के रूप में बदलती है। तो कह रहा है कि t की किस वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2at, और बी टी क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3bt स्क्वायर। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सो d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6bt हो जाएगा, 6bt हो जाएगा। अब उसने कहा है कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो यानी कि d2x बाई डी टी स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी आपके लिए 2a अपॉन 6b, यानी कि इसको हम कह सकते हैं a अपॉन 3b। तो a अपॉन 3b कहाँ है, ये देखिए सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और कुछ नई नई बात करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो x इज इक्वल टू 2t दिया गया है, तो बताइए उसका त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। जब आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी कि अवकलन कर देंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल बहुत प्यारा है और सवाल में कहा गया है कि इन द फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन the body of mass 4 kg and table is 0.2, what should be the maximum value of m so that the block does not move। देखिए अब आपको ये बताया गया है कि इसके बीच में फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, आपको कोफिशिएंट 0.2 दिया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये होता है आपका म्यू इंटू एन, और एन होता है एम जी, तो 0.2 और यहाँ एम जी लगाएंगे 4 इंटू, मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4, यानी कि ये आएगा आपका 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये mg फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, तो अगर पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट में है तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब फ्रिक्शन को बैलेंस किया हो किसने, mg ने बैलेंस किया हो। तो यानी कि m की वैल्यू हो सकती है 8 बाई जी, जी को हम 10 ले रहे हैं, तो ये कितना आएगा 0.8 किलोग्राम होना चाहिए। तो कम से कम जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0.8 होनी चाहिए, मतलब अधिकतम, सॉरी, उससे ज़्यादा होगा तो ये खिसक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर कम होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज रिड्यूस बाय अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहते हैं हम लोग जो जैसे कि इंजन ऑयल या फिर ग्रीस, ठीक है, या फिर आप मशीन का तेल मशीन में डालते हो, इन सबको हम लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, लुब्रिकेंट का काम होता है कि जो इरेगुलरिटी होती है सरफेस के अंदर, यानी कि इस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, इंटरलॉक करना, यानी कि बीच में जाकर ये फंस जाते हैं और एक स्मूथ सरफेस ये प्रोवाइड करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कम हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार का इंजन 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करता है। यदि यह कार समान द्रव्यमान की एक और कार खींच रही हो तो इंजन द्वारा उत्पादित त्वरण क्या होगा। मतलब एक कार है और वो कार जो के अंदर जो एक्सेलरेशन है, उसका जो इंजन है वो 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है, एक्सेलरेशन पैदा करता है। सो F इज इक्वल्स टू एम ए यहाँ लगा देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू एम और ए की वैल्यू कितनी आपकी 4 है, तो यानी कि यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ 4m फोर्स लग रहा है। अब देखिए क्या कहा उसने, अब उसने ये कहा कि अगर एक और कार पीछे जोड़ दें तो यानी कि जो फोर्स होगा वो तो उतना ही लगेगा, लेकिन मास यहाँ पर कितना हो गया, डबल हो गया, और एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इंजन की ताकत तो उतनी है जितनी पहले थी। तो ये है आपका 4m और ये है आपका 2m और इंटू ए डैश, एम से एम कैंसिल हुआ। सो ए डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग ऑफ रॉड इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द कर्ड पाथ। जो सड़कें बनाई जाती हैं, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, ROAD होगा यहाँ पर।
जो घुमावदार सड़कें बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके और डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सके फ्रिक्शन की। तो सही जवाब होगा बोथ 1 और 2। देखो, जब आप घुमावदार सड़क बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वेट का एक कंपोनेंट आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन पर जो आपकी निर्भरता है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहाड़ों में अक्सर जो सड़कें होती हैं वो एक तरफ से उठाकर बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रॉड। ठीक है, एक गेंद को जो है एक रॉड के ऊपर रखा जाता है, तो बताना है कि ये किस तरह के इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। तो देखिए, जैसे आप बॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉल नीचे गिर जाएगी और लौट कर वापस ऊपर नहीं आएगी, तो यानी कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, यानी कि अस्थिर साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। देखिए, भू स्थैतिक उपग्रह उनको कहते हैं जो कि अर्थ से देखने पर हमें हमेशा रेस्ट में नजर आते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी क्या होता है, 24 घंटे होता है। इसलिए यहाँ से देखने पर वो हमेशा ही हमें रेस्ट में नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन टू गो आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड। अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना चाहते हैं किसी वस्तु को, तो जो न्यूनतम वेग आपको देना होगा उसको कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है √2gr, या फिर आप इसको कह सकते हैं √2gm/r। ठीक है, कैपिटल M प्लैनेट का मास है और कैपिटल R भी प्लैनेट की रेडियस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है √2gr, लेकिन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जिसको हम कक्षीय वेग कहते हैं वो होती है √gr। तो यहीं से संबंध निकल के आएगा कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन अर्थ सैटेलाइट शुड यूज। समय ज्ञात करने के लिए पृथ्वी उपग्रह में परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यात्री को किस तरह की घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, पेंडुलम क्लॉक अगर वो इस्तेमाल करेगा तो गलत समय बताएगा क्योंकि जी का मान बदल जाएगा, तो उसे ऐसी घड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें जी की डिपेंडेंस ना हो। तो स्प्रिंग के लिए हम जानते हैं स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो √2π√m/k होता है, यहाँ पर जी का कोई लेना देना नहीं है, तो उसे यूज़ करना चाहिए एक ऐसा घड़ी जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज इंक्रीज एज कंपेयर टू इट्स नेचुरल लेंथ। देखिए, अगर आप स्प्रिंग को चाहे खींचें, मतलब चाहे आप इसे स्ट्रेच करें चाहे कंप्रेस करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U = ½ kx²। तो कुल मिला के चाहे आप इसे इलोंगेट करें चाहे कंप्रेस करें, दोनों स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहे कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉलिजन इज इलास्टिक इफ। किस प्रकार के, मतलब हम इलास्टिक कॉलिजन कब कहेंगे कि प्रत्यास्थ संघट हुआ है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जब चीज़ें आपस में टकराती हैं और उनकी अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए तो हम कहेंगे कि वो इलास्टिक कॉलिजन की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज सारे के सारे कॉलिजन जो है अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इन इलास्टिक यानी कि अप्रत्यास्थ संघट की कैटेगरी में आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, एक कार जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से और ये एक लेफ्ट टर्न लेती है, तो आपको बताना है कि क्या होने वाला है। देखिए, जब कार यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा। ठीक है, अभी अगर आपको देखें तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, अभी तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो कार जब यहाँ ए पर पहुँचेगी तो नॉर्थ की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी और वेस्ट की तरफ उसका एक्सेलरेशन होगा। तो आंसर देखिए क्या होगा, सी ऑप्शन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ कार इज नॉर्थवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज ड्यू वेस्ट। जी हाँ, ये इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे कहता है कि अगर एक आदमी W भार को अपने ऊपर लादे हुए और दूसरी मंजिल से अगर कूद जाता है तो बताइए वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा। आप याद रखिए, जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है यानी कि जब कोई चीज़ गिर रही होती है तो उस कंडीशन में जो एपरेंट वेट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आभासी भार कितना होता है, 0 होगा। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरेगा
तो वहाँ पर रिएक्शन काम करना शुरू कर देगा और वो जो भी वजन है उसको महसूस करना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट हमें ज़रूर बताएं और इंतज़ार रहेगा आपको प्रैक्टिस नंबर 4 का। तो जल्दी से तीनों प्रैक्टिस आप कंफर्म कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।